हाँ बच्चों देखो आज की क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, लेकिन क्वेश्चन में लिखवा नहीं पाया था। तो यहाँ सिस्टमेटिक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो इसका वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम लिख देना इसकी, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एक आधा कोई बच्चा था, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि कोई कैबिन है जिसका मास 20 केजी और उसके अंदर कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास 80 केजी है। अब आदमी किसी रस्सी को पकड़े हुए है और रस्सी का दूसरा सिरा वापस कैबिन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक। अब दो पार्ट है। ये तो पहले पार्ट में तो हमको दे रखा है कि आदमी इस रस्सी को 700 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, ठीक है ना। तो आदमी रस्सी को 700 न्यूटन फोर्स से खींचे तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और आदमी के पैर और केबिन की फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना था। और सेकेंड पार्ट में ये आदमी चाहता है इस पूरे पूरे सिस्टम को 1.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कराना चाहता है। तो रस्सी को कितने फोर्स से खींचना पड़ेगा ये सब देखना। स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट। ये तो हमको दे रखा है कि केबिन के अंदर कोई आदमी खड़ा हुआ है और पहले पार्ट में ये आदमी इस रस्सी को 700 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। ये तो हमको हमको अच्छे से पता है कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने फोर्स से खींचे वही टेंशन बन जाती है। बस ये आदमी जो है वो रस्सी के सिरे को 700 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि टेंशन भी 700 न्यूटन होगी। और हमको पता है कि एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होती है, तो इधर टेंशन 700 तो इधर भी टेंशन 700 न्यूटन होगी, ठीक। बस इस केस में पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। तो तुम देखते ही बताओ। तुम देखते ही बताओ कि फर्स्ट पार्ट में हमको इस पूरे सिस्टम का केवल एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म की फ्लोर के बीच लगने वाले प्रेसिंग फोर्स को छुपाना है। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, मतलब दोनों को एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को छुपाना है, तो हम आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो दोनों को एक साथ लेते हैं। और हमको अच्छे पता है कि दोनों को एक साथ कंसीडर करने से क्या फायदा होगा, इनके बीच में लगने वाला प्रेसिंग फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन होते हुए भी छुप जाएगा, है ना। तो एक साथ लेंगे तो बीच वाला नॉर्मल रिएक्शन तो होते हुए भी छुप जाएगा या इंटरनल हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो बस आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी, तो m टोटल 80 प्लस 20 इंटू जी। तो ग्रेविटेशन फॉर 100 जी मतलब 1000 न्यूटन ये लगेगा, है ना। और कौन से लगेंगे, टेंशन। तुम बताओ ये पूरा सिस्टम रस्सी से कितनी बार जुड़ा हुआ है, दो बार जुड़ा है, तो दो बार टेंशन लगेगी। तो ये वाली रस्सी भी खींचेगी T इक्वल टू 700 से और ये भी खींचेगी T इक्वल टू 700 से। कई मूर्ख लोग बोलते हैं कि ये तो रस्सी एक ही है, टेंशन एक ही बार लगना चाहिए। तो ये सही है कि रस्सी तो एक ही है, लेकिन ये इस पूरे सिस्टम से दो बार जुड़ी हुई है तो दो बार टेंशन लगेगा। और अगर ये तीन बार पास होती तो तीन बार टेंशन लगता है ना। तो बस बोल सकते हैं कि दोनों को एक साथ लेंगे तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे, एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी मतलब 1000, और एक पूरा सिस्टम रस्सियों से दो बार, सॉरी, रस्सी सिस्टम से दो बार पास हो रही है तो दो बार टेंशन। ये रस्सी भी खींचेगी T इक्वल टू 700 से और ये भी T इक्वल टू 700 से। तो वैसे तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर ले जाने वाला फोर्स 700 प्लस 700 मतलब 1400, और नीचे की ओर फोर्स कितना है 1000। तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, 1400 माइनस 1000 मतलब 400। और रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितने मास को ढो रहा है, 80 प्लस 20 मतलब 100। तो इसका एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर डायरेक्ट आ गया। लेकिन एक बार थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर तरीके से, ठीक। बस हम क्या करें कि आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं ना। मैं लिख देता हूँ कि फॉर द
मैन प्लस केबिन सिस्टम, इस मैन प्लस केबिन सिस्टम के लिए न्यूटन लॉ लगाते हैं, मतलब इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पूरे सिस्टम का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बस रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, ये 700 प्लस 700 मतलब 1400, ये क्या लिख रहा हूँ यार, है ना, तो वही कि पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर कितना है, 7 प्लस 7 में 700 प्लस 700 मतलब 1400, और नीचे की ओर 1000 है ना, तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, 1400 माइनस 1000 इक्वल टू पूरे सिस्टम का टोटल मास 80 प्लस 20 मतलब 100 इंटू एक्सेलरेशन ए। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ए कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर, है ना। और तुम बताओ कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर है, तो ऑब्वियस ये जो केबिन होगा उसका भी एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर होगा, और ये जो आदमी है उसका भी एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर होगा, सही है ना। तो बस तुम आराम से बताओ, इनकी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, ठीक है। अब आराम से बताओ कि दोनों को एक साथ लेकर के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमको पूछ रहा है कि आदमी के प्लेयर और प्लेटफॉर्म के बीच लगने वाला प्रेसिंग फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए किसी भी एक को अलग से कंसीडर करेंगे, है ना। तो हम अच्छे समझते हैं कि आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ लिया एक सिस्टम के टाइप से मान लें, तब तो इनके बीच लगने वाला प्रेसिंग फोर्स होते हुए भी छुप जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में अब नॉर्मल रिएक्शन को छुपाना नहीं है, निकालना है, तो उसके लिए किसी भी एक को अलग से कंसीडर कर देंगे, मतलब अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो तुम चाहो तो अकेले केबिन को भी अलग से कंसीडर कर सकते हो, या आदमी को भी अलग से कंसीडर कर सकते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करते हैं, है ना। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करते हैं, मतलब अकेले आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब अब पूरे सिस्टम पे नहीं, अकेले आदमी पर डायरेक्ट कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तुम बताओ कि अकेले आदमी पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स एटीजी लगेगा, उसके बाद टेंशन तो बताओ, आदमी रस्सी से केवल एक ही बार जुड़ा है, तो एक ही बार टेंशन लगेगा जिसकी वैल्यू 700 न्यूटन होगी, और एक और फोर्स बताओ, आदमी के प्लेयर और आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म की फर्श दोनों आपस में कांटेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, तो बताओ आदमी के जो पैर है वो प्लेटफॉर्म को धक्का देंगे, एन फोर्स है, तो एज ए रिएक्शन ये जो प्लेटफॉर्म की फर्श है वो आदमी को भी नहीं छोड़ेगी, आदमी को भी धक्का देगी, एन फोर्स है ना। उसमें हमको पता है कि ये एन प्लेटफॉर्म के पाले में आएगा और ये एन आदमी के पाले में है, तो हम प्लेटफॉर्म को थोड़ी आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो अकेले आदमी के पाले में कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक तो एटीजी रस्सी खींचेगी, टेंशन टी इक्वल टू 700 से है, और इस फर्श के कारण धक्का एन ये लगेगा। बस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर है, तो आदमी का भी एक्सेलरेशन 4 ऊपर की ओर होगा, तो अकेले आदमी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अकेले आदमी पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, T प्लस एन माइनस एटीजी, तो अकेले आदमी पे रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स T प्लस एन माइनस एटीजी इक्वल टू अकेले आदमी का मास 80 इंटू एक्सेलरेशन ए, इसमें टेंशन T की वैल्यू तो क्या रख देंगे 700, और एक्सेलरेशन ए निकाल चुके हैं 4, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास 420 न्यूटन इतना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 420 न्यूटन मतलब आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच लगने वाला प्रेसिंग फोर्स 420 न्यूटन ये आ गया। अब देखो इसमें एक और छोटी चीज थी जो हमें बताना थोड़ा रह गया था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि इसी क्वेश्चन में कई बार हमको क्या करता है कि इस रस्सी के बीच में स्प्रिंग बैलेंस लगा देता है, उसकी रीडिंग पूछता है, और आदमी और पैर के बीच कई बार वेइंग मशीन लगा देता है या वेट मशीन लगा देता है, उसकी रीडिंग क्या होगी ये कई बार पूछता है। ये तो ये तुमने 9-10 में सुना होगा
कि बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, टेंशन फोर्स, तो बस रस्सी में जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। और जो वेट मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, प्रेसिंग फोर्स। तो आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच जो प्रेसिंग फोर्स होगा वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। वो सब कर सकते हैं ना। स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, तो रस्सी में टेंशन 700 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी 700 न्यूटन आएगी। या इसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना हो तो जी या 10 का भाग दोगे तो 70 किलोग्राम फोर्स। और अब मान लेते हैं कि आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के फर्श के बीच वेट मशीन लगा दी है, उसकी रीडिंग तो बताया था कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। तो आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के फर्श के बीच प्रेसिंग फोर्स 420 न्यूटन है, तो इस वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी, इस वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी, 420 न्यूटन होगी। यह भी पता होगा कि 420 न्यूटन को किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना हो तो जी या 10 का भाग देंगे, तो कितना हो गया 42 किलोग्राम फोर्स। ये भी कर सकते हैं, ठीक। ये मैं पहले बता चुका हूं मैं। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, ठीक है। तो देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में रस्सी में टेंशन, सेकेंड में वही क्वेश्चन है कि 20 केजी का कैबिन है, उसके अंदर 80 केजी का आदमी है और सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि इस बार आदमी इस पूरे सिस्टम को 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना चाहता है। तो उसके लिए आदमी को रस्सी को कितने फोर्स से खींचना होगा, मतलब टेंशन कितनी करनी होगी वो देखना है हमको। ये तो कर लेते हैं। तो बताओ सेकेंड पार्ट में आदमी सिस्टम को 1.23 की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना चाहता है, तो तुम बताओ इस सेकेंड पार्ट में सिस्टम की वेलोसिटी कितनी भी हो लेकिन सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये 1.23 का जो डेटा है वो कंफ्यूज करने के लिए उसका कोई यूज नहीं है। इसकी जगह 5 7 कितना भी हो सकता था, ठीक था। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, कि सेकेंड केस में इस पूरे सिस्टम को भले ही कितनी भी है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है। तो सेकेंड केस में सिस्टम की वेलोसिटी भले ही कितनी भी हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। और बताओ एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के लिए इस बार तो हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना तुम यार, ठीक, कंपेरेटिवली अच्छे याद रखना कि अगर पूरे सिस्टम को स्टेशनरी रखना हो, है ना, ध्यान रखना कि अगर पूरे सिस्टम को बिल्कुल रुका हुआ है स्टेशनरी रखना हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, तो तब भी फोर्स बैलेंस करेंगे। और अगर पूरे सिस्टम को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना हो तब भी, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, इससे तब भी फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो याद रखना कि पूरे सिस्टम को स्टेशनरी रखना हो तब भी फोर्स बैलेंस करेंगे, और पूरे सिस्टम को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तब भी फोर्स बैलेंस करेंगे। बस तुम बताओ कि पहले हमको टेंशन निकालना है, इन दोनों के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को छुपाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरे सिस्टम पर फोर्स बैलेंस करेंगे। पहले आदमी प्लस केबिन, ये मैन प्लस केबिन, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, एक साथ लेते हैं। और हमको पता है कि दोनों को एक साथ लेने से क्या फायदा होगा, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन या प्रेसिंग फोर्स होते हुए भी छुप जाएगा। तो बस अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स एम टोटल इंटू जी, मतलब 80 प्लस 20 इंटू जी, मतलब 1000 न्यूटन ये लगेगा। और एक टेंशन, तो तुम बताओ कि पूरा सिस्टम रस्सी से दो बार पास हो रहा है, तो ये रस्सी भी खींचेगी टी से और ये भी खींचेगी टी से। इस बार टी अननोन है, ठीक है। तो तुम आराम से बताओ कि इस बार पूरे सिस्टम को कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो उसके लिए सिंपली ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर तो कितना है, टी प्लस टी, मतलब 2t, इक्वल नीचे की ओर कितना है 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 500 न्यूटन, मतलब बोल सकते हैं
कि पूरे सिस्टम को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले आना है, तो उसके लिए रस्सी में टेंशन 500 न्यूटन होना चाहिए। तो उसके लिए आदमी को रस्सी को कितने फोर्स से खींचना होगा? 500 न्यूटन। याद रखना कि वेलोसिटी 1.23 कांस्टेंट रखनी है तब भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी 7 कांस्टेंट रखनी है तब भी वही आंसर होगा, और वेलोसिटी 50 कांस्टेंट रखनी है तब भी वही आंसर होगा। और अगर वेलोसिटी 0 कांस्टेंट रखनी है, मतलब स्टेशनरी रखना है, तब भी आंसर बिंदास वही होगा, है ना। बस पूरे सिस्टम पर फोर्स बैलेंस कर दिया, तो उससे 2t = 1000 to t = 500 न्यूटन। तो उसके लिए आदमी को रस्सी को कितने फोर्स से खींचना होगा? 500 न्यूटन इतने फोर्स से खींचना होगा। अब चलो इस केस में आदमी और केबिन के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो बस बताओ, एक साथ लेने से नॉर्मल रिएक्शन छुप जाता है। अब निकालना है तो उसके लिए किसी भी एक को अलग से कंसीडर करेंगे, तो अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करेंगे। अब पूरे सिस्टम पे नहीं, अकेले आदमी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है। बताओ, अकेले आदमी पे एक तो इसका खुद का वेट ग्रेविटेशन फोर्स ATG, उसके बाद ये आदमी रस्सी से केवल एक ही बार जुड़ा है तो एक बार ही टेंशन लगेगा जिसकी वैल्यू 500, और एक और बीमारी फोर्स आएगा कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। तो आदमी के पैर और फ्लोर एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। आदमी के पैर फर्श को धक्का देंगे N फोर्स से, तो एज ए रिएक्शन है जो फर्श है वो आदमी को भी धक्का देगी N फोर्स से। तो बताओ, अकेले आदमी के पाले में कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक तो इसका खुद का वेट ATG, रस्सी खींचेगी टेंशन T से, और फर्श के कारण धक्का N। बस बताओ, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस आदमी का भी एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब इस अकेले आदमी पर भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, है ना। बस बताओ, आदमी पर ऊपर की ओर तो कितना है? T + N = नीचे की ओर कितना है? ATG। इसमें T की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, है ना। T की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो N कितना आएगा? 800 - 500 मतलब 300 न्यूटन, सही है ना। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अब देखो, क्वेश्चन कर तो लिया, लेकिन ये क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उससे हमको इम्पोर्टेंट सबक मिला। ये तुम कसम खा लेना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी कोई सिस्टम कितनी भी हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो तुरंत आना चाहिए कि सिस्टम की वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब बिंदास फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, सही है ना। और तुम बताओ, ये तो ध्यान रखना कि अगर सिस्टम को स्टेशनरी रखना है, रोके रखना है, तब भी फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तब भी फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि अगर इस पूरे सिस्टम को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। और मैंने बताया था कि कभी भी एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब इस बार भी एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट फोर्स 0, इसलिए इस सिचुएशन को भी इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर सिस्टम को स्टेशनरी रखना हो तब इक्विलिब्रियम में तो होगा लेकिन वेलोसिटी 0 होगी, और रुका हुआ इक्विलिब्रियम होगा जिसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन इस केस में बताओ, यानी इस केस में बताओ कि फोर्स है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वेलोसिटी नॉन 0 है, मतलब ये दौड़ता हुआ इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये चीज मैंने इस पेज पे लिख दी है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक मुर्दे के टाइप से पड़ा हुआ है, ध्यान रखना कि कोई ब्लॉक डेड बॉडी के टाइप से पड़ा हुआ है, परमानेंटली रुका हुआ है, तो बताओ तब तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगी, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। और बताओ, रिजल्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे लेकिन वेलोसिटी भी 0 है, तो इसको रुका हुआ इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिमाग बनेगा ना कि कोई ब्लॉक परमानेंटली डेड बॉडी के टाइप से रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, रिजल्टेंट फोर्स भी 0। फोर्स या एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे लेकिन रुका हुआ है, इसलिए इसको रुका हुआ इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन अगला केस से रहो, इस बार भी मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ये मूव तो कर रहा है लेकिन v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमको पता है कि
मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा। तो बताओ इस बार भी फोर्स या एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इसको भी इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं, नॉन जीरो है, तो दौड़ता हुआ इक्विलिब्रियम में मतलब इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी इक्विलिब्रियम और वेलोसिटी जीरो हो तो उसको रुका हुआ इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और कभी भी इक्विलिब्रियम तो लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो तो उसको दौड़ता हुआ इक्विलिब्रियम मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं दो बहुत ऑर्डिनरी टाइप के एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे पहले केस मान लेते हैं कि कोई भैंस है और वो पानी में बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है, बिना हिले पड़ी हुई है। देखा होगा ना तुमने, भैंस ऐसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई भैंस है जो पानी में चुपचाप बिना हिले पड़ी हुई है। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो तुम बताओ ये भैंस परमानेंटली पड़ी हुई है, एक्सेलरेशन जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मतलब ये इक्विलिब्रियम तो होगा, है ना, इक्विलिब्रियम तो होगा ही, लेकिन ये भैंस परमानेंटली रुकी हुई है मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तो रुका हुआ इक्विलिब्रियम है मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और अब अगला केस ले रहा हूं, तो अब भी मान लेते हैं कि वही भैंस है लेकिन अब ये 3.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है। तुमने देखा होगा कि भैंस को अगर हॉर्न मारो कुछ भी करो ये अपनी मद मस्त चाल में चलती है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस बारे में मान लेते हैं कोई भैंस है और इस बार ये 3.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो तुम देखते ही समझ गए होंगे ये भैंस की वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो। बस एक्सेलरेशन या फोर्स जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, मतलब दौड़ता हुआ इक्विलिब्रियम होगा या मूविंग इक्विलिब्रियम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोई भैंस पानी में बिना हिले पड़ी हुई है तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और अगर कोई भैंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने और बता दी, तो इसको नोट कर लेना तुम लोग।